नमस्कार चित्तौड़ दर्शक में आज समाचारों में पुनः आप सभी का स्वागत है। नजर डालते हैं आज के समाचारों की ओर। चित्तौड़गढ़ जिले के निम्बाड़ा कस्बे में स्थित महाविद्यालय में एक नियमित छात्र के साथ मारपीट किए जाने के मामले को लेकर अन्य छात्र विरोध प्रदर्शन पर उतर गए। उन्होंने महाविद्यालय का गेट बंद कर दिया और जमकर नारेबाजी प्रदर्शन किया। इन छात्रों का आरोप है कि गंभीर रूप से एक छात्र के साथ मारपीट किए जाने के बावजूद पुलिस द्वारा राजनीतिक दबाव के कारण मामला तक दर्ज नहीं किया गया। घटना की जानकारी मिलने पर भारी पुलिस जाब्ता महाविद्यालय पहुंचा। गत शनिवार को चित्तौड़गढ़ जिले के निम्बाड़ा कस्बे में स्थित राजकीय महाविद्यालय में एक नियमित विद्यार्थी के साथ हुई मारपीट के विरोध में सोमवार को युवा कांग्रेस एवं एनएसवाई के कार्यकर्ताओं ने महाविद्यालय के गेट पर ताला लगा दिया एवं काली पट्टी बांधकर जमकर प्रदर्शन किया, धरना दिया एवं प्रशासन से अपराधियों के विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई किए जाने की मांग की। इस दौरान विधानसभा युवा कांग्रेस अध्यक्ष जसवंत आजना ने बताया कि कुछ नियमित विद्यार्थियों के साथ असामाजिक तत्व जिन पर पूर्व में ही संगीन धाराओं में मुकदमे दर्ज है, उन्होंने महाविद्यालय परिसर में लोहे के सरियों एवं पाइप के साथ ऐसे नियमित विद्यार्थियों से मारपीट की, जिससे उन्हें गहरी चोट लगी। जिसके बाद कोतवाली पुलिस थाना में रिपोर्ट दी गई, लेकिन इसके बावजूद राजनीतिक दबाव के कारण किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की गई, यहाँ तक कि एफआईआर भी दर्ज नहीं की गई। जिसके विरोध में कार्यकर्ताओं ने महाविद्यालय के गेट पर ताला लगा दिया और जमकर इस दौरान प्रदर्शन किया गया। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस जाब्ता मौके पर पहुंचा एवं उपखंड अधिकारी का ध्यान भी इस ओर आकर्षित किया गया एवं कहा गया कि यदि शीघ्र कार्रवाई नहीं की गई तो चित्तौड़गढ़ में जिला कलेक्ट्रेट पर भी जाकर धरना एवं प्रदर्शन किया जाएगा। इस दौरान बड़ी संख्या में एनएसवाई समर्थित पदाधिकारी, कार्यकर्ता आदि मौजूद थे। पूरी तरीके से उसको लूट के आपने कोतवाली नहीं है, वो आ रहे हैं विपक्ष की तरफ से, वो पुलिस कार्रवाई नहीं करता है। गेट खोल दो, अंदर जाना है। क्या करना है? गेट खोल दो, अंदर जाना है। 23 जनवरी को झगड़ा हुआ कॉलेज में, उसकी तरफ से प्रशासन ने कुछ नहीं बोला। 9 जनवरी के दिन झगड़ा हुआ, उसमें कुछ नहीं बोला। 13 मार्च के दिन उसमें कुछ नहीं हुआ, और परसों के दिन भी कुछ नहीं बोला। 22 जुलाई सोमवार से 2 संयोग एक साथ प्रारंभ हुए। एक तो सोमवार से चातुर्मास प्रारंभ हो गया, दूसरा सावन भी प्रारंभ हो गया। चातुर्मास चित्तौड़गढ़ में 6 से भी अधिक स्थानों पर प्रारंभ हुआ, जिसके लिए कई संत एवं साध्वियां चित्तौड़गढ़ आई हुई है। बूंदी मार्ग स्थित राम द्वारा में भी चातुर्मास प्रारंभ हुआ। संत दिग्विजयराम महाराज द्वारा शिव पुराण कथा प्रारंभ की गई। वहीं दूसरी ओर इनानी सेंटर में भी चातुर्मास प्रारंभ हुआ, जो कि हालांकि 4 महीने तक तो नहीं चलेगा, लेकिन लगभग 1 महीने तक चलेगा। इस चातुर्मास के पहले दिन मंगल प्रवेश नगर प्रवेश का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल थी। चित्तौड़गढ़ में सोमवार से चातुर्मास प्रारंभ हो गया, जिसके तहत सनातन चातुर्मास सेवा समिति के तत्वाधान में आगामी 20 अगस्त तक श्रावण मासीय कथा एवं चातुर्मास को लेकर सोमवार को युवाचार्य अभयदास महाराज का नगर प्रवेश शोभा यात्रा के साथ हुआ। युवाचार्य अभयदास महाराज का कलेक्ट्रेट चौराहे पर सनातन धर्म चातुर्मास समिति द्वारा पधरावनी कर स्वागत एवं अभिनंदन किया गया, जिसके बाद वह विभिन्न मार्गों से होते हुए कथा स्थल पर पहुंचे। इस नगर प्रवेश के दौरान शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में महिलाएं चुनरी पहनकर मंगल गीत गाते हुए केसरिया पताका लहराते हुए चल रही थी। मार्ग में जगह जगह भक्तगणों एवं श्रद्धालुओं द्वारा पुष्प वर्षा और माल्यार्पण कर युवाचार्य अभयदास महाराज का स्वागत किया गया। इस आयोजन के तहत नगर में मंगलवार को पार्डन हॉल से कलश यात्रा का आयोजन किया जाएगा, जबकि इस नगर प्रवेश के दौरान आगे दुपहिया वाहन पर कई लोग शामिल थे। जबकि इधर बूंदी मार्ग स्थित राम द्वारा में
संत दिग्विजय राम महाराज जिस एवं श्वेत रमता द्वीप में राम ये महाराज तीनों ने बहनें भी भगवान विष्णु का चातुर्मास दर्शन के कर रही थी, पहले दिन उसी शिव पुराण समय कथा उसी का श्वेत वाचन द्वीप प्रारंभ में किया सनत और इस कुमारों दौरान का उन्होंने आगमन होता शिव है। की सनत महिमा का सनत उल्लेख सनातन किया। सनत कुमार जो ब्रह्मपुत्र है, इनका भी आगमन हो गया। और आप जानते हैं, जैसा कि हमारे ग्रंथों में वर्णन है, सनत कुमार रोज भगवान के दर्शन के लिए आकाश मार्ग से प्रस्थान करते हैं। सनत कुमारों का रोज का नियम है, रोज वैकुंठ में जाकर भगवान के दर्शन करते हैं। इसलिए तो कहा जाता है कि प्रातः काल, कई बार मैं कथाओं में कहता हूँ, लोग कहते हैं सुबह जल्दी उठने का क्या फायदा है, ब्रह्म मुहूर्त में क्यों उठना चाहिए। शास्त्रोक्त मत ये कहता है कि जब सनत कुमार आकाश मार्ग से जाते हैं तो उस समय वो आशीर्वाद देते हुए जाते हैं, बधो 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 जाते हैं। आप लोगों ने भागवत में कथा सुनी है, जो जय विजय का प्रसंग आता है। सनत कुमार जब जय विजय भगवान के दर्शन में सनत कुमारों को रोकते हैं तो जय विजय को श्राप दिया जाता है। फिर किया कि सनत कुमार जब श्वेत द्वीप में आए तो भगवान विष्णु का दर्शन करने के लिए, तो मैं कह रहा था कि जब आकाश मार्ग से जाते हैं तो बधो 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 का आशीर्वाद देते जाते हैं। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में जो व्यक्ति जो कार्य करता है उसमें उसकी वृद्धि होती है। इसलिए भक्ति का जो सबसे उपयुक्त समय माना गया है। लोग कहते हैं महाराज भजन कब करें, वैसे तो ऐसा कोई निषेध नहीं है कि इस समय भजन न करें। स्वामी रामचंद्र जी महाराज, रामस्नेही संप्रदाय के आद्याचार्य स्वामी रामचंद्र जी महाराज से जब पूछा गया कि आप बताइए कि भजन का सबसे उपयुक्त समय क्या है, भजन कब करना चाहिए, तो श्री रात सदा एके रस प्यारो, नित्य नित्य अखंड तास को अंत जनाही, वर्णाश्रम नर नार अंत सब ही के माही, दर्शन साध स्वरूप को और राम नाम आधार, राम चरण अक्षर। एक और जहां चातुर्मास सोमवार से प्रारंभ हो गया, वहीं सोमवार से सावन मास भी प्रारंभ हो गया। नगर में अल सवेरे से ही विभिन्न शिव मंदिरों में भक्तों के पहुंचने का सिलसिला प्रारंभ हो गया एवं साय होते ही खरडेश्वर महादेव, नीलकंठ महादेव, केलजर महादेव एवं पावटा चौक के समीप स्थित हजारेश्वर महादेव में भक्तों का तांता लग गया। लंबी लंबी लाइनें देखी गई। इस दौरान यहाँ आकर्षक श्रृंगार भी किया गया। सावन मास की शुरुआत 22 जुलाई सोमवार से प्रारंभ हो गई एवं इस वर्ष यह एक संयोग देखने को मिलेगा कि सावन मास का समापन भी सोमवार को होगा और सावन मास में इस बार 5 सोमवार होंगे। पहले दिन कई शिव मंदिरों में भक्तों का तांता लगा रहा एवं विभिन्न शिव मंदिरों शिवालयों में आकर्षक श्रृंगार किया गया, जो कि देखते ही बन पा रहा था। इस दौरान सवेरे से ही भक्त जनों के शिव मंदिरों में पहुंचने का सिलसिला प्रारंभ हो गया, जबकि महिलाएं अपने हाथों में पूजा की थाली लिए पहुंची एवं मंदिरों के बाहर बिल पत्र धतूरा आदि की दुकानें भी लगना शुरू हो गई। इस सावन मास के दौरान एक सांप्रदायिक सद्भाव की मिसाल भी देखने को मिली और यह सांप्रदायिक सद्भाव की मिसाल पेश की चित्तौड़गढ़ के एक प्रमुख टेंट व्यवसायी गुलशन टेंट के प्रोपराइटर मोहम्मद इकबाल द्वारा। खरडेश्वर महादेव में जो टेंट की व्यवस्था की जाती है प्रतिवर्ष सावन पर, वह इस वर्ष भी की गई, लेकिन वह व्यवस्था की गई मोहम्मद इकबाल द्वारा, जो कि विशेष समुदाय द्वारा है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि यह सारी व्यवस्था उनके द्वारा निःशुल्क की गई है और प्रति वर्ष इसी तरह उनके द्वारा यह व्यवस्था सावन पर निःशुल्क की जाती है। सोमवार से प्रारंभ हुए सावन मास के दौरान चित्तौड़गढ़ के प्रमुख टेंट व्यवसायी गुलशन टेंट डेकोरेट्स के प्रोपराइटर मोहम्मद इकबाल द्वारा सांप्रदायिक सद्भावना की एक अनूठी मिसाल पेश की गई, जिनके द्वारा नगर के प्रमुख खरडेश्वर महादेव में अपनी ओर से निःशुल्क टेंट की व्यवस्था की गई। मंदिर के समिति के सदस्यों एवं अध्यक्ष के अनुसार प्रति वर्ष सावन मास पर मोहम्मद इकबाल द्वारा ही निःशुल्क टेंट आदि की व्यवस्था की जाती है और जब कभी उसे
यहाँ किसी भी काम के लिए कहा जाता है तो वह तत्काल उसके लिए तैयार हो जाता है एवं सारी सेवाएं निःशुल्क प्रदान की जाती है। अध्यक्ष के अनुसार कई बार मंदिर के सदस्यों एवं ट्रस्ट द्वारा उसे इसके लिए शुल्क देने के लिए भी कहा गया, लेकिन बराबर लगातार उसके द्वारा इसके लिए इनकार किया जाता रहा। निश्चित रूप से सावन के मास में इस तरह की अनूठी सांप्रदायिक सद्भाव की मिसाल बहुत ही कम देखने को मिलती है। एक और उत्तर प्रदेश में कई तरह के उदाहरण इस सावन मास में देखने को मिल रहे हैं, लेकिन चित्तौड़गढ़ में एक विशेष समुदाय के व्यक्ति ने एक अनूठी मिसाल पेश कर अनुकरणीय उदाहरण सावन का पहला सोमवार आज है। क्या क्या खड्डेश्वर महादेव पर व्यवस्थाएं की गई है और हम जो टेंट वेंट की व्यवस्थाएं देख रहे हैं उसके बारे में थोड़ा बताएं। नमस्कार, सभी को सावन महीने की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं किशन लाल सोनी, अध्यक्ष खड्डेश्वर महादेव। यहाँ पर सावन महीने में पूरे सावन में बहुत विशेष श्रृंगार होते हैं। तरह तरह की झांकियाँ और श्रृंगार महादेव को सजाया जाता है। और ये यहाँ पर हमारे यहाँ जो गुलशन टेंट वाले की सेवाएं हैं, बरसों से निःशुल्क सेवाएं गुलशन टेंट वाले दे रहे हैं। उनका ट्रस्ट की ओर से बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। और ये शिवरात्रि के उपलक्ष्य में नई जो लाइटें लाते हैं उनका उद्घाटन हमारे महादेव जी यहीं से करते हैं, और वो बहुत बहुत उनको धन्यवाद और आभार इतनी सेवाएं के लिए उनका। 1 अगस्त को भी कोई विशेष प्रोग्राम होने जा रहा है? 1 अगस्त को खड्डेश्वर महादेव से में महाकाल की सवारी नगर भ्रमण की निकाली जाएगी, जो गांधी चौक से 11 बजे चालू होकर शाम तक खड्डेश्वर महादेव पर समापन होगी, जिसमें आर.के. झांकी द्वारा मुख्य आकर्षण झांकियों का रहेगा। बहुत अधिक महत्व है। शुभ संयोग में श्रावण मास शुरू हो रहा है। 3 योग बन रहे हैं, स्वार्थ सिद्धि योग, राजयोग, प्रीति योग में श्रावण मास और सोमवार से शुरू हो रहा है। बहुत भक्त लोग सभी 1 लोटा जल चढ़ाएं और 1 बेलपत्र चढ़ाएं। भगवान भोलेनाथ बहुत जल्दी प्रसन्न होंगे। जिला विशेष शाखा टीम एवं चंदेरिया पुलिस ने एक महत्वपूर्ण कार्रवाई के तहत 485 किलो से अधिक अवैध डोडा चूरा जब्त कर लिया। हालांकि इस दौरान मौके से तस्कर फरार होने में सफल रहा, जिसे नामजद कर उसकी तलाश की जा रही है। जिला विशेष टीम एवं चंदेरिया थाना पुलिस ने चंदेरिया थाना क्षेत्र में एक फार्म हाउस पर दबिश देकर अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 485 किलो से भी अधिक अवैध डोडा चूरा सहित स्कॉर्पियो जब्त कर ली। हालांकि इस दौरान मौके से तस्कर फरार होने में सफल रहा, जिसे नामजद कर लिया। सतपुरा गांव स्थित एक फार्म हाउस पर यह दबिश दी गई। यह फार्म हाउस राजू पुत्र शंकरलाल जाट का बताया जाता है, जिसने अपने फार्म हाउस पर इतनी भारी मात्रा में अवैध डोडा चूरा एकत्रित कर रखा था। माना जा रहा है कि किसी अन्य तस्कर को सप्लाई करने के लिए यह डोडा चूरा एकत्रित कर रखा था, लेकिन उसकी गिरफ्तारी के बाद ही ज्ञात हो सकेगा कि आखिरकार यह अवैध डोडा चूरा कहां से एकत्रित किया गया और आखिरकार इसे किस स्थान पर सप्लाई किया जाना था। पुलिस नामजद अभियुक्त की सरगर्मी से तलाश कर रही है। आगामी अगस्त माह में छात्र संघ चुनाव होने की संभावना अब नहीं के बराबर लग रही है, लेकिन इसके बावजूद एनएसयूआई द्वारा लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है। जबकि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने पहले इस मांग को लेकर आंदोलन किया था, लेकिन अब उनके विरोध के स्वर ठंडे पड़ गए हैं। एनएसयूआई ने सोमवार को कलेक्ट्रेट के बाहर थाली बजाकर प्रदर्शन किया। वहीं रविवार रात्रि को छात्र संघ चुनाव करवाए जाने की मांग को लेकर नगर के मुख्य मार्गों से मशाल जुलूस भी निकाला गया। छात्र संघ चुनाव करवाए जाने की मांग को लेकर एनएसयूआई समर्थित कार्यकर्ताओं ने सोमवार को कलेक्ट्रेट चौराहे पर जमकर प्रदर्शन किया एवं थाली बजाकर सरकार की नींद खोलने का प्रयास किया। अमूमन छात्र संघ के चुनाव अगस्त महीने में होते हैं, लेकिन इस बार छात्र संघ चुनाव होने की संभावना अब काफ़ी कम दिखाई जान पड़ रही है, जिसको लेकर गत कई दिनों से एनएसयूआई द्वारा पूरे प्रदेश में प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसके तहत नगर में रविवार रात्रि को मशाल जुलूस निकाला गया, जो कि नगर के मुख्य मार्गों से होकर गुजरा। हालांकि पहले विद्यार्थी परिषद भी यह मांग प्रमुखता से कर रही थी, लेकिन अब यह मांग विद्यार्थी परिषद की ओर से कुछ ठंडे स्वर में जाते हुए दिखाई दे रही है।
माना जा रहा है कि इसका सरकार का दबाव हो सकता है। हम हमारा हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। जिंदाबाद। न केवल चित्तौड़गढ़ बल्कि राजस्थान में ऐसे कई पर्यटन स्थल हैं जहां की प्रतिदिन देश विदेश से बड़ी संख्या में पर्यटक भ्रमण के लिए आते हैं, लेकिन इन स्थानों पर भी कई लोग भिक्षा वृत्ति मांगना नहीं छोड़ते हैं और इस भिक्षा वृत्ति के कारण कम से कम जो विदेशी पर्यटक है वह यहाँ से अच्छी याद लेकर नहीं जाते हैं, क्योंकि विदेशों में किसी तरह की कोई भिक्षा वृत्ति की स्थिति देखने को नहीं मिलती है। और इसी भिक्षावृत्ति पर चिंता व्यक्त करते हुए चित्तौड़गढ़ के विधायक चंद्रभान सिंह आर्या ने विधानसभा में यह मामला जोर शोर से उठाया और इस पर रोक लगाए जाने की मांग की। संबंधित मंत्री ने भी स्वीकार किया कि भिक्षावृत्ति राजस्थान में लगातार बढ़ती जा रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, भिक्षावृत्ति बहुत बड़ी समस्या है। पिछली सरकार ने 2022-23 में इसका कानून भी लाए, पर आज कहीं मंदिर में जाओ, मस्जिद में जाओ, किसी होटल में जाओ, जहाँ पे भी जाओ, आपको कोई न कोई जेब पोंछने वाला, हाथ पकड़ने वाला इस प्रकार का भिक्षावृत्ति मिल जाएगा। ये बहुत बड़ी राजस्थान की समस्या है। मैं अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से मंत्री जी को पूछना चाहता हूँ कि मंत्री महोदय स्वयं के बंगले के विधानसभा से आते हैं, रास्ते में आने वाले चौराहों पर भिक्षावृत्ति हो रही है, उन नाबालिग बच्चों से सामान बिकवाई जा रही हैं, फिर हम कैसे कह सकते हैं कि नियमित निगरानी और गश्त जारी क्या है संभव है? बिना पुलिस की मिलीभगत बड़े बड़े जगह हमें चौराहे पर भिक्षावृत्ति हैं, नाबालिग बच्चों से सामग्री भी बिकवा रहे हैं, इस प्रकार की समस्याएं। सरकार इनमें नियम कानून बनाने के बाद भी सरकार प्रयास सफल नहीं हो पा रहे हैं। राज्य में भिक्षावृत्ति का आंकड़ा कम नहीं हो पा रहा है। क्या सरकार की योजनाएं भिखारियों को निर्धन व्यक्तियों तक नहीं पहुंच पा रही हैं? सरकारी विभाग सरकार द्वारा जारी की जाने वाली योजनाओं का लाभ भिखारियों और निर्धन व्यक्तियों तक दिलाने में असफल रही है। क्या सरकार इसके बारे में क्या सोचती है? माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले तो हमारे जो साथी सदस्य चंद्रभान सिंह जी को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि मानवीय संवेदनाओं से जुड़ा हुआ जो विषय है वो सदन के पटल पर आपने रखा है। बेहद गंभीर विषय है। जो भी सार्वजनिक चौराहे होते हैं, मंदिर होते हैं, मस्जिद हैं, गुरुद्वारे हैं, रेलवे स्टेशन है, बस स्टैंड है, वहाँ पर अनेक संख्या में, जिसकी कोई काउंटिंग नहीं, अनेक संख्या में इस प्रकार के जो भिखारी हैं भिक्षावृत्ति करते पाए जाते हैं। 2012 के मूल अधिनियम को तो लागू किया बनाया गया, लेकिन उसमें दंडात्मक प्रावधान नहीं था। तो पिछली सरकार ने हमारे एक नया कानून उसको लागू करने के लिए नया अधिनियम लाया गया था। उसमें मैंने पहले बताया कि 20 प्रकरण दर्ज हुए पुलिस के द्वारा, उसमें से 19 में चालान हुआ और 1 में एफआईआर लगी है। लेकिन फिर भी अभी माननीय अध्यक्ष महोदय, केंद्र सरकार के द्वारा एक ऑपरेशन इस्माइल प्रोजेक्ट जो है वो हमारी अभी इसी महीने हमारे पास में एक लेटर मिला है केंद्र सरकार की तरफ से, जिसमें भिक्षावृत्ति और थर्ड जेंडर जो है वो इस जो आपने प्रश्न के खंड 2 में पूछा है कि नकली किन्नरों के द्वारा भी भिक्षावृत्ति कराई जाती है या उनसे वसूली की जाती है, इसके बारे में केंद्र सरकार द्वारा इस्माइल प्रोजेक्ट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का हमसे मार्गदर्शन मांगा गया। उसमें राजस्थान के 3 जगह को चिन्हित किया गया, सिटी पैलेस जयपुर, उदयपुर और जैसलमेर। ये हम प्रकरण बना के यहाँ से भिजवाते, केंद्र सरकार तो मॉनिटरिंग होगी। और विशेष रूप से मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि सरकार इस मामले में गंभीर है और हमने जो पिछले 2 वर्षों में भिक्षावृत्ति में लिप्त बालकों की प्रभावी रोकथाम एवं भिक्षावृत्ति में लिप्त बच्चों की देखरेख और संरक्षण पुनर्वास हेतु प्रत्येक जिला स्तर पर जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में त्रैमासिक स्तर पर 217 बैठकों का आयोजन किया गया है। इसके अलावा हमने पुनर्वास 4 केंद्र खोले थे, उसमें से 3 100 क्षमता के अभी जयपुर के अंदर चल रहे हैं और उनको ग्रांट भी हम लोग देते हैं। जहाँ कहीं भी अगर ऐसा कोई व्यक्ति मिलता है उसको रेस्क्यू करने का काम हम लोग करते हैं। इसमें जो 18 साल से कम के हैं वो जेजे एक्ट के अंदर उनके खिलाफ में कार्रवाई का प्रावधान है। उसके बाद जो एडल्ट होते हैं उनको पुनर्वास गृह में भेजते हैं। तो ये 3-4 डिपार्टमेंट मिलकर करते हैं। उसमें गृह विभाग भी है, हमारा विभाग भी है, सामाजिक न्याय अधिकार विभाग है, महिला बाल विकास विभाग भी है, गृह विभाग, ये सारे मिलकर करते हैं। लेकिन फिर भी मैं माननीय सदस्य को आपके माध्यम से आश्वस्त करना चाहता हूँ कि सरकार निश्चित ही इसके बारे में गंभीर है, क्योंकि राजस्थान की कला संस्कृति जो है इससे कहीं न कहीं कलंकित होती है कि हमारे यहाँ भिक्षावृत्ति ज़्यादा है। निश्चित ही आने वाले समय पर ये सारे विभाग मिलकर अच्छा काम करेंगे, भिक्षावृत्ति पर रोक लगाने का काम करेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक समाज कल्याण विभाग के अपने छात्रावास भी हैं। जैसे 18 साल से जो छोटे बच्चे हैं उनको समाज कल्याण विभाग के जो छात्रावास है वहाँ उनको आप भर्ती करवा दें, उनको पढ़ने के लिए सरकार अपने लेवल पे खर्चा उठवा ले। इस प्रकार का पूरे राजस्थान में सब जिलों में अगर मॉनिटरिंग होगी
तो 100%, क्योंकि राजस्थान में ये बहुत बड़ी समस्या है, हर जगह भिक्षावृत्ति हो रही है। इसके बारे में क्योंकि पहले कानून भी बनाया सरकार ने, उस कानून का भी कुछ भी नहीं हुआ, उस कानून की धज्जियां उड़ गई। तो ऐसा कोई न कोई ऐसा और भी कोई कानून लाए और सरकार अपने लेवल पे जहाँ जहाँ भी है वहाँ इस प्रकार के समाज कल्याण विभाग के छात्रावास से उन बच्चों को भर्ती करा के उनको शिक्षा दी जाए तो एक बार एक समस्या मिट सकती है। एक अध्यक्ष महोदय, मेरी विधानसभा सदन में सभी सदस्यों से अध्यक्ष जी से नम्र निवेदन है कि इस गंभीरता से सोचते हुए कठोर नियम बनाने की आवश्यकता है, जिससे आने वाली पीढ़ियों को भी संदेश मिले और जो देश विदेशों से पर्यटक आ रहे हैं उनकी भी जेब छीनने से कुछ करें, इस प्रकार की कुछ आश्वस्त करें। श्री पब्बाराम विश्नोई बोलना है। मैं एक बात खत्म करता हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें दंडात्मक प्रावधान है, 5 साल की मिनिमम सजा, 10 साल तक की सजा का प्रावधान है। सिंडिकेट जो चलाते हैं भिक्षावृत्ति का, एक वो है जो आर्थिक स्थिति कमजोर होती है, उसके बारे में समय समय पर हम लोग उनका रेस्क्यू भी करते हैं। उनको इसमें मुख्य रूप से समाज को जो एनजीओज हैं, हमारे जैसे जो बुद्धिजीवी लोग यहाँ विराजे हैं, उनके भी सहयोग की आवश्यकता है कि वो लोग इसके बारे में एक जन जागरण अभियान जो चलाया जाएगा, इसमें मैंने पूरा प्रेस नोट बनाया। हमने इसमें फंड का प्रावधान भी किया है। 22-23 में 1,95,00,000 का प्रोविजन किया गया, उसमें 38 लाख हमने खर्च किए। 23-24 में 77 लाख में से 46 लाख खर्च किए। 24-25 में 36 लाख में से 27,80,000 रुपये हम खर्च कर चुके हैं। समय समय पर फिर भी जो जो सुझाव माननीय सदस्यों के आएंगे उस पर प्राथमिकता से विचार करते हुए भिक्षावृत्ति को कम करने का प्रयास करेंगे। माननीय मंत्री जी, इसमें ऐसा है कि गर्मी एवं उमस के बीच चित्तौड़गढ़ में सोमवार को कुछ देर के लिए मामूली बारिश हुई, लेकिन जिले के अन्य कई क्षेत्रों में इस दौरान तेज बारिश होने की जानकारी है। जिले के भोपाल सागर क्षेत्र में इतनी अधिक मूसलाधार बारिश हुई कि पानी के बहाव के साथ कई वाहन भी बहते हुए देखे गए। चित्तौड़गढ़ नगर में सोमवार को कुछ देर के लिए मध्यम बारिश हुई। इस दौरान सड़कें जलमग्न हो गई एवं कुछ स्थानों पर पानी भर गया, लेकिन चित्तौड़गढ़ जिले में कई क्षेत्रों में सोमवार को मूसलाधार एवं तेज बारिश होने की जानकारी है। इसके कारण यातायात भी प्रभावित हुआ। बारिश की वजह से चित्तौड़गढ़ में कुछ स्थानों पर नालियां एवं नाले तेजी से बहने लगे, जबकि 23 जुलाई को चित्तौड़गढ़ में मूसलाधार बारिश होने की संभावना मौसम विभाग ने व्यक्त की है। यह दृश्य चित्तौड़गढ़ जिले के भोपाल सागर क्षेत्र का है, जहाँ की तेज बारिश की वजह से पानी के बहाव के साथ कई वाहन बहते हुए देखे गए। इस बारिश को देखकर न केवल बच्चे बल्कि बड़े इतने अधिक आनंदित हो गए कि वह नहाने के लिए अपने घरों दुकानों से बाहर निकल आए और उन्होंने मानसून की इस पहली एवं मूसलाधार बारिश का जमकर आनंद लिया। चित्तौड़गढ़ नगर एवं जिले भर में रविवार को गुरु पूर्णिमा का पर्व उत्साहपूर्वक मनाया गया। इस अवसर पर कई शिष्य अपने गुरुओं से आशीर्वाद लेने पहुंचे, जबकि कई लोगों ने संत महात्माओं से आशीर्वाद लिया। इस दौरान चित्तौड़गढ़ में रामद्वारा, कालिका माता मंदिर, हजारेश्वर महादेव एवं सुराना गली में स्थित विनोद यति महाराज के यहाँ बड़ी संख्या में भक्तों का तांता लगा रहा। जिले के सांवलिया जी कस्बे में स्थित प्रसिद्ध सांवलिया मंदिर में हजारों की संख्या में भक्तजन इस दिन उमड़ पड़े। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर रविवार को चित्तौड़गढ़ नगर एवं जिले भर में कई शिष्यों द्वारा अपने गुरुओं के साथ ही संत महात्माओं आदि का आशीर्वाद लिया एवं उनके चरण स्पर्श किए। इस दौरान चित्तौड़गढ़ में रामद्वारा में संत दिग्विजय राम महाराज एवं रमता राम महाराज से आशीर्वाद लेने के लिए दिन भर भक्तों का तांता लगा रहा। इस अवसर पर संत दिग्विजय राम महाराज ने गुरु पूर्णिमा महिमा का उल्लेख किया एवं बताया कि आज के समय गुरु पूर्णिमा का काफी अधिक महत्व है, लेकिन उन्होंने इस बात पर भी चिंता व्यक्त की कि गुरु और शिष्य के बीच में पूर्व में जो मधुर संबंध हुआ करते थे, जो संबंध उस समय के थे उसमें अब काफी परिवर्तन आ चुका है। जबकि पहले के गुरु शिष्य के संबंध इतने मधुर हुआ करते थे जैसे कि पिता और पुत्र के संबंध हुआ करते हैं। अपने स्पर्श से उसको परिपक्व करती है और जब जाकर के वो अंडे पर बैठती है, उसका स्पर्श मिलता है, तो एक मोरनी के द्वारा प्रदत्त स्पर्श से वो मयूरी का अंडा परिपक्व हो जाता है।
तो जब एक छोटे से जीव के स्पर्श में वो सामर्थ्य है, अगर गुरुदेव का वरदहस्त, सदगुरु का वरदहस्त हमें मस्तक पर प्राप्त हो जाए तो लोक भी सुधर जाता है और परलोक भी सुधर जाता है। इसलिए गुरु और समुद्र दोनों बहुत गहरे हैं। अंतर केवल इतना है, समुद्र की गहराई में व्यक्ति डूब जाता है और जिस दिन गुरु के ज्ञान की गहराई में उतरता है तो भव सागर से तिर जाता है, संसार सागर से तिर जाता है। हर दिन हर क्षण गुरुदेव से हम कहें कि प्रभु हे गुरुदेव, इसी तरह चित्तौड़गढ़ के शहरी क्षेत्र में सुराना गली के समीप विनोद यति महाराज के यहाँ भी दिन भर भक्तों का तांता लगा रहा। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा द्वारा भी विनोद यति महाराज के साथ ही अन्य संत महात्माओं को अपना शुभकामना संदेश भिजवाया गया। गुरु और शिष्य का एक बहुत बड़ा रिश्ता होता है जो गुरु और शिष्य दोनों निभाते हैं। माँ तो केवल जन्म देती है, लेकिन गुरु के उस रास्ते पे चलने का पूरा रास्ता दिखाता है। और गुरु तो मतलब समझो कि शिष्य अगर अच्छा शिष्य और अच्छा गुरु एक बहुत बड़ी नैया पार लगाते हैं। इसलिए आजकल तो क्या ज़माना थोड़ा उल्टा हो गया, लेकिन गुरु शिष्य का रिश्ता बहुत पुराना होता है। जब हम पढ़ते थे तो गुरु जी की बहुत ही इज्जत और वो की जाती थी, लेकिन अभी तो क्या है कि ये सारी चीज़ें धीरे धीरे अस्त होती जा रही है। लेकिन अभी भी जिंदा है, जिनका रिश्ता है वो निभा रहे हैं बढ़िया गुरु शिष्य के अंदर। और मैं यही कहूँगा कि गुरु शिष्य का रिश्ता सदा अच्छा रहे, बढ़िया रहे और तरक्की करता रहे। जय माता। चित्तौड़गढ़ स्थित कालिका माता मंदिर में भी सवेरे से ही न केवल चित्तौड़गढ़ बल्कि जिले भर से कई भक्तों के पहुंचने का सिलसिला प्रारंभ हो गया, जहां की उन्होंने महंत से आशीर्वाद लिया। महंत नारायण पुरी ने सभी को अपना आशीर्वाद प्रदान किया। इस दौरान भक्तों में उन्हें माल्यार्पण करने के लिए, उपरना ओढ़ाने के लिए होड़ सी मच गई। इस दौरान हजारों की संख्या में भक्तों के लिए यहाँ महाप्रसादी का आयोजन किया गया और इस महाप्रसादी का न केवल शिक्षकों ने इसका स्वाद लिया बल्कि दूर दराज क्षेत्रों से आए पर्यटकों ने भी इस गुरु पूर्णिमा के बारे में जानकारी ली और महंत के आग्रह पर उन्होंने भी इस दौरान महाप्रसादी का स्वाद चखा। हालांकि बीच में कुछ देर के लिए बारिश हो जाने के कारण व्यवधान पड़ा, लेकिन भक्तों के उत्साह एवं श्रद्धा में किसी तरह की कोई कमी देखने को नहीं मिली। जिले के अन्य स्थानों पर भी गुरु पूर्णिमा पर भक्तों का तांता दिन भर लगा रहा। भगवान की जय। आज गुरु पूर्णिमा महोत्सव है। आज पूर्णिमा होने के साथ आषाढ़ महीने की पूर्णिमा होने से गुरु पूर्णिमा कहलाती है। और इस गुरु पूर्णिमा के अंदर गुरु जी का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं हर भक्त जिसके गुरुमुख नहीं है। गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। और गुरु बिना घोर अंधेरा रे भाई, ये जो कहावतें हैं बिल्कुल चरितार्थ है। जीवन को सत्य मार्ग के ऊपर ले जाने के लिए गुरु होना आवश्यक है। पहला गुरु माता पिता होते हैं, दूसरे आध्यात्मिक जो गुरु है अपने को संसार के अंदर जो तारने के लिए गुरु होना बहुत आवश्यक है। बिना गुरु के ज्ञान नहीं प्राप्त होता, ये शास्त्रों में लिखा है। तो आज इसी पावन अवसर पर कालिका माता मंदिर पर महंत श्री रामनारायण जी पुरी साहब के सानिध्य में यहाँ जोगेश्वर महादेव का रुद्राभिषेक किया गया। फिर गुरुजी महंत जी के गुरुजी महंत पूर्व के जोगपुरी जी महाराज श्री की समाधि पे समाधि पूजन किया। फिर उनके चरण पादुका पूजन किया। फिर गुरुजी स्वयं जो महंत जी है उनके चरणों का और उनका अभिषेक करके भक्तों ने उनसे आशीर्वाद ग्रहण किया। और उन भक्तों के जो भी संकट है गुरु जी के आशीर्वाद से सब संकट दूर होते हैं, ऐसा शास्त्रों में बताया है। और उसी परंपरा को निर्वहन करते हुए कालिका माता मंदिर में भी यही आयोजन किया गया। और यहाँ हजारों की संख्या में भक्त भोजन प्रसाद भी ले रहे हैं, गुरु जी का आशीर्वाद भी ले रहे हैं। सुबह से ही जो ये तांता लगा हुआ है, तो अभी तक समय करीब 3 बजने को है
जब तक भंडारा चल रहा है और चलता रहेगा। चित्तौड़ दुर्ग स्थित नीलकंठ महादेव में भी महंत जगन्नाथ भारती महाराज का आशीर्वाद लेने के लिए कई भक्तजन पहुंचे और उनका आशीर्वाद लिया। का बहुत महत्व है। जैसे गुरु के बिना भगवान प्राप्त नहीं होते हैं, गुरु से ही गुरु होते हैं। गुरु प्रकाश से अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाते हैं। गुरु अध्यात्म शिक्षा के द्वारा भगवान से मिलन कराते हैं। गुरु उन्हीं का नाम गुरु होता है। और व्यासपीठ पे बैठे हुए हैं आज सब गुरु। जिला मुख्यालय स्थित श्री सांवलिया चिकित्सालय की स्थिति क्या है, कई बार हम आपको दिखा चुके हैं, लेकिन सोमवार को यहाँ राजवी के एक व्यक्ति द्वारा विषाक्त वस्तु का सेवन करने के बाद उसे राजवी से चित्तौड़गढ़ रेफर कर दिया गया। हालत गंभीर होने के बावजूद ट्रॉली में जहां गायब था, वहीं कोई भी नर्सिंग कर्मचारी उसके साथ नहीं था और परिजन उसे एक चिकित्सक के कक्ष के लेकर के यहाँ बाहर खड़े रहे, लेकिन इसके बावजूद डॉक्टर समय पर नहीं आया और बाद में जब उसे वार्ड में आईसीयू वार्ड में उसको भर्ती करने के लिए कहा गया तो भी उसके साथ कोई ट्रॉली में मौजूद नहीं था और परिवार के सदस्य आईसीयू वार्ड के बारे में जांच पड़ताल करने में लगे रहे। कहने को तो चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय पर श्री सांवलिया चिकित्सालय जिले का सबसे बड़ा चिकित्सालय है, जहां प्रतिदिन न केवल चित्तौड़गढ़ बल्कि जिले से कई मरीज आते हैं। चित्तौड़गढ़ जिले के राजमी में एक व्यक्ति ने विषाक्त वस्तु का सेवन कर लिया, जिसके बाद उसे राजमी से सोमवार को चित्तौड़गढ़ रेफर कर दिया गया। जब उसे उसके परिवार लेकर यहाँ पहुँचे तो कोई भी ट्रॉली में इस व्यक्ति के साथ मौजूद नहीं था, जबकि उसकी हालत काफ़ी अधिक गंभीर थी और परिवार का एक सदस्य अपने हाथ में इस बोतल को लिए खड़ा हुआ था, जबकि इस बोतल के बारे में उसे किसी तरह की कोई जानकारी नहीं थी एवं जरा सी भी लापरवाही एक गंभीर कारण बन सकती। और बाद में जब उसे आईसीयू वार्ड में भर्ती करने के लिए कहा गया तो उस समय भी उसके साथ कोई नर्सिंग कर्मी एवं ट्रॉली मैन मौजूद नहीं था और परिवार के सदस्य अपने स्तर पर ही उसे ले जाते हुए देखे गए। तो ये थे आज के समाचार, लेकिन चलते चलते हम आपको चित्तौड़गढ़ की एक होटल की ऐसी डिश बताते हैं जो आपने शायद नहीं खाई होगी। यदि खाई होगी तो आप इसे जल्दी से पहचान लेंगे और सबसे पहले जो इसका सही जवाब देगा उसको चित्तौड़ दर्शन की ओर से एक आकर्षक पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। आपको व्हाट्सएप नंबर पर यह जानकारी देनी है। हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है हम आपको बता रहे हैं। जो सबसे पहले जवाब देगा हम आपको बकायदा बताएंगे कि सबसे पहले जवाब किसने सही दिया है, उसे आकर्षक पुरस्कार दिया जाएगा। और हम मंगलवार को बताएंगे कि यह आकर्षक जो डिश है क्या नाम है और चित्तौड़गढ़ में किस होटल पर मिलती है। तो आप देखें डिश और व्हाट्सएप नंबर भी हम आपको दे रहे हैं और अब मुझे आगे दें। नमस्कार।